अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम, मेरे साथ है डॉक्टर आयजा। आज की वीडियो एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर है। बहुत सारे लोग हम पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन उन्हें कहा गया कि एक दफा फिर बनाएं और हम जानना चाहते हैं फास्टिंग के बारे में। तो लोगों को कंफ्यूजन है कि ये जो फास्टिंग करना होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि एक कुछ देर के लिए आप खाने से दूर रहते हो और फिर एक छोटी सी विंडो होती है आपके पास जिसमें आप खा रहे होते हो। तो इसको करने का प्रॉपर तरीका, इसके फायदे, इसके ऊपर डिटेल में बात होगी। तो डॉक्टर आयजा, ये सबसे पहले तो जरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का थोड़ा लोगों को आसान अल्फाज में बता दें कि ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली ये है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ आवर्स आपको अलाउ होते हैं कि इसमें आपने खाना है, कुछ होते हैं कि इसमें आपने फास्ट करना है। अब जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, तो एक जो बेसिक रूल आपने सेट करना है, खाना आपने तब है जब आपको वाकई भूख लगती है। अब भूख लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसी थोड़ी सी अर्ज हुई है कुछ खाने की, क्रेविंग हुई है कुछ खाने की, तो आप बस जाओ और कुछ भी खा लो। भूख लगने का ना असल मतलब ये है कि आपकी वाकई ना क्रैम्प्स पड़ रहे हैं स्टमक में, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है। ऐसी कंडीशन में फिर जाओ और जाके खा लो। अब आपने ना ऑब्जर्व किया होगा, और अगर नहीं भी किया तो कीजिएगा, कि जब आप सुबह उठते हो ना नाश्ते के लिए, तो 8-9 बजे के करीब ना उठते साथ एक बहुत ज़्यादा दिल करता है कि फ़ौरन कुछ खाने को मिल जाए, वरना तो दिन ही नहीं गुजरेगा। अगर उस टाइम आप कंट्रोल खुद पे कर लो, ना खाओ कुछ ना, तो क्या होगा कि घंटे 2 घंटे के बाद आप नोट करना कि वो उस लेवल की भूख नहीं रहती। मैंने जब पहली दफा फास्टिंग स्टार्ट की थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, तो मुझे यही था कि मैं पता नहीं पूरा दिन सरवाइव कैसे करूंगा, इतनी भूख लगती है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि पहले दिन में ही मैंने जैसे ही ब्रेकफास्ट स्किप किया और 2-3 घंटे के बाद मुझे वो फीलिंग नहीं रही कि जैसे मुझे कुछ खाना चाहिए, और उसके बाद बड़ी पूरा दिन आराम से गुजरा, सारे काम मामलात एवरीथिंग। और मतलब ये नहीं कि वो जो एपेटाइट वाली आप बात करें, मैं चाहूंगा कि लोग इसको ट्राई करें और देखें। और इसका रीजन भी एक है ना कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो 8-9 बजे के करीब जो कॉर्टिसोल एक हमारे बॉडी में ना हार्मोन है, उसकी सिक्रीशन ज्यादा होती है, स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, तो फिर आप उस टाइम खाते हो, फिर घंटे 2 घंटे की बात होती है, उसके बाद ना खुद ही उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस तरह की भूख नहीं रहती आपको। और इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा ना कि रात को आपने खाना खाया हुआ है, अब सोते सोते वो भी सारी फास्टिंग काउंट हुई है कि आप जो खाली पेट रहे हो ना, मतलब सोते हुए और खाने से दूर हो, सोते हुए तो आप कुछ खा नहीं सकते। तो सुबह जब आप उठते हो तो उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो तो पूरी रात भी आपके इंसुलिन के लेवल्स नीचे जाते रहे। और सुबह उठ के जब आपने जैसे ही ब्रेकफास्ट स्किप किया है और आप एक्टिव भी हो गए हो, तो इंसुलिन के लेवल्स बड़ी अच्छी तरह से नीचे आएंगे। अच्छा, ये मुझे ये बता दें कि थोड़ा सा लोगों को बता दें कि किस टाइम खाना है, किस टाइम नहीं खाना। थोड़ा कोई 1-2 ऑप्शंस उनको दे दें कि जिसमें से वो कोई भी जो आपको सूट करता हो, आप जो है उस पे अमल कर लें। हाँ, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी टाइप्स की होती है। अब एक 16/8 की फास्टिंग होती है, एक 20/4 की होती है, फिर एक 1-on-1 भी होती है। 1-on-1 का मतलब है कि एक दिन आप बिल्कुल कुछ नहीं खा सकते, एक दिन आप खाओ। वो बेसिकली रफ फास्टिंग में कंसिडर होती है, तो हम रिकमेंड नहीं करते। हम जो 2 तरह की रिकमेंड करते हैं ना फास्टिंग, वो है 16/8 की, एक 20/4 की। अब 16/8 का ये मतलब है कि 16 घंटे, दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे आप लोगों ने कुछ नहीं खाना। ये फास्टिंग विंडो होती है बेसिकली। और जो 8 घंटे हैं वो आपकी ईटिंग विंडो है, उसमें आप खा सकते हो। अब इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? सुबह जब भी उठ रहे हैं आप लोग, उस टाइम सडनली ब्रेकफास्ट ना करें, जैसे भी हमने बात भी की ना, 12 बजे अपना फर्स्ट मील ले लें, ब्रेकफास्ट कर लें। उसको मैं ऐसे कर लेते हैं कि अगर रात को उन्होंने लेट से 10 बजे खाना खाया, हाँ, तो अगले दिन उठे तो सुबह ब्रेकफास्ट स्किप किया है, तो अगले दिन के सुबह के 10 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे, और 12 बजे तक 14 घंटे हो जाएंगे, और 2 बजे अगर वो मील लेंगे तो उनके 16 आवर्स पूरे हो जाएंगे ना। यहाँ इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 बजे अपना फर्स्ट मील ले लें, जो नाश्ता होता है ना, और 8 बजे अपना आखिरी मील ले लें। तो ये 12 से 8 के बीच जो 8 घंटे है ना, बेसिकली आपकी ईटिंग विंडो है, और बाकी के जो 16 घंटे हैं वो आपकी फास्टिंग स्टेट है। इसके अलावा एक 20/4 की फास्टिंग होती है। अब जो 20/4 की फास्टिंग है, इसका मतलब है 20 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, फास्टिंग स्टेट में है, 4 घंटे आपने खाने हैं। अब इसका भी आसान तरीका आपको बता दूं कि सुबह के 1 बजे अपना फर्स्ट मील ले लें, शाम के जो 5 बजते हैं उस टाइम तक अपना आखिरी मील ले लें, ये आपके 4 घंटे हो गए हैं। अब जो 1 से 5 का टाइम है, इस बीच आप अपने सारे मील जो है उनको कंप्लीट कर लें। 1 PM से 5 PM तक आपने ले लिया जो है खाने का विंडो होगी, इसमें आपने खा लिया। उसके अलावा फिर आपने खाने से दूर रहना है, और अगले दिन 1 बजे तक कुछ नहीं खाना। ठीक और है। ये जो 16/8 की फास्टिंग है, वैसे बिगिनर्स के लिए बेसिकली होती है, क्योंकि एकदम से फास्टिंग में आना मुश्किल होता है, तो चलो हम उनको 8 घंटे का ना एक ईटिंग पैटर्न, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आप 48 आवर्स फास्टिंग भी कर लेंगे। ऐसी बात है। ये इतना, ये जो है ना, अल्लाह ने हमारा ये जो सिस्टम पूरा बनाया है ना, कि जितना हम खुराक से दूर रहते हैं उतने हमारे
काउंटर हार्मोन्स जो होते हैं, जो हमें एनर्जी दे रहे होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि बॉडी बिल्डर तबका या जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो ये समझता हो कि जैसे फास्टिंग से मसल वेस्टिंग बड़ी होगी। जब आप इसको स्टार्ट कर रहे होते हो तो इनिशियल डेज में मसल ब्रेकडाउन होता है, लेकिन जितना जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाते हो उतना उतना प्रोटीन जो डिग्रेडेशन है वो कम से कम होती जाती है और आपका मसल लॉस नहीं होगा। तो डॉक्टर आयशा ये बताएं कि मील्स कितने, ईटिंग विंडो का तो समझ लग गई कि कितनी देर खाना है, कितनी देर नहीं खाना, क्या खाना है, कितने मील्स देने हैं, थोड़ा इसके ऊपर भी लोगों को बता दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्यों लोग समझते हैं कि जितना भी हमने जो है ना खाना है वो सारा सब कुछ खा लेना इस ईटिंग विंडो वाले टाइम पे ना। तो अब जो बिगिनर्स है ना वो क्या करें कि जैसे हमने बात की कि 16/8 की फास्टिंग बिगिनर्स के लिए थी। बिगिनर्स ऐसे करें कि 3 मील्स अ डे पे आ जाएं, स्नैक नहीं लेना, 3 मील्स अ डे पे आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, कीटोसिस में आ जाएगी, तो वो आराम से 2 मील्स अ डे पे आ जाएंगे। अब कीटोसिस में आना कैसे है कि जब आपका ईटिंग विंडो है जिसमें आप 3 मील्स खा रहे हैं, वो कौन से मील्स खाने हैं जो लो कार्ब होंगे, ठीक है, फैट ज़्यादा हो, वेजिटेबल ज़्यादा हो, मॉडरेट प्रोटीन हो और लो कार्ब हो। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि मैंने 2 अंडों का ऑमलेट, उसमें चीज भी डाल दी, उसको देसी घी में फ्राई कर लिया, तो ये एक हाई फैट लो कार्ब मील है। तो ये आप बेशक जब आप अपना पहला मील लेते हैं तो इससे ले लें, या फिर चिकन हो गया उसको फ्राई कर लिया, मटन को फ्राई कर लिया और उसके साथ सब्जियां भी ले सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या ले सकते हैं? अब इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बॉडी कीटोसिस में आ जाएगी तो फिर आप क्या करें कि आपको आदत पड़ जाएगी, इतना ज़्यादा खाया ही नहीं जाएगा। वैसे भी हंगर सप्रेस हो जाती है कीटोसिस में जब बॉडी आती है ना, तो अब आप 2 मील्स अ डे पे आ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता 1 मील अ डे पे आ जाएंगे, और फिर जब आप 1 मील अ डे पर आएंगे तो वो 20/4 की जो फास्टिंग थी आसानी से हो सकेगी। ठीक है, इसके अलावा भी थोड़े ऑप्शन दे दें डॉक्टर, ताकि लोग सुन रहे हैं, स्टेक वगैरह खा सकते हैं, फ्राइड फिश खा सकते हैं, फ्राइड चिकन खा सकते हैं, और जो देसी खाने हमारे सब्जी गोश्त जिस तरह से बनते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन देसी घी में, मक्खन में, ये जो कनोला ऑयल है ना, इससे बच के रहना है, हेल्दी कीटो करनी है। अच्छा, लिक्विड मील्स में क्या क्या ले सकते हैं? हाँ, अब ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि फास्टिंग के दौरान हम क्या सिर्फ पानी पी सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं? तो लिक्विड बेसिकली आप वो लिक्विड्स ले सकते हो जिनमें कैलोरीज नहीं है। अब सबसे पहले हम ब्लैक टी की बात करते हैं। 1 कप ब्लैक टी दिन में आप ले सकते हो आराम से, जो आपका फास्टिंग पीरियड है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का ले सकते हो आप। उसके अलावा आप पानी पियो, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो। अगर तो प्लेन वाटर है ठीक है, जब प्यास लग रही है पानी पी लो। अगर आप उसको इलेक्ट्रोलाइट वाटर बना लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब उसको कैसे बनाना है? 1 लीटर पानी लें, 1 टीस्पून उसमें पिंक सॉल्ट डालें, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट वाटर, होममेड इलेक्ट्रोलाइट वाटर बन जाता है, इसको कंज्यूम करें। इसके साथ साथ आप बोन ब्रॉथ ले सकते हो। बोन ब्रॉथ हड्डियों की यखनी है, जो मीट बोटियां होती हैं उसकी बात नहीं हम करें, हड्डियों की यखनी की बात कर रहे हैं, वो भी आप अपने फास्टिंग विंडो में ना ले सकते हैं। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाल के ले सकते हैं, उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अब जैसे जो फैटी लिवर वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनके लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी बेसिकली ऐसे लिक्विड्स हैं जिनमें कैलोरीज नहीं है और आप ले भी सकते हैं अपनी फास्टिंग विंडो। ये नहीं कि उससे होगा ये कि आप हाइड्रेटेड भी रहोगे, आपका वाटर इनटेक की जो आप ले रहे हो उससे आप हाइड्रेटेड रहोगे, जिसमें पानी पूरा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए मादनियात आपको मिलती रहेंगी। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी के जरिए आप, वो स्टिमुलेंट है तो वो आपको मतलब आपके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रखेंगे। और बाकी कुछ स्टडीज़ तो ये भी कहती हैं कि कैफीन फैट लॉस को प्रमोट करती है, और ख़ास तौर पे अगर मैं ये देखूँ कि फास्टिंग भी हो रही है और साथ ब्लैक कॉफ़ी भी आप ले रहे हो तो आपके लिए मतलब फैट लॉस में बड़ा हेल्प करेगी। कौन कौन से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, ये किन के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगी? सबसे ज़्यादा कॉमनली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग हम देखते हैं लोग करते हैं वेट लॉस के लिए करते हैं, ठीक है। एक आप फास्टिंग स्टेट में हैं, ऊपर से आप लो कार्ब डाइट लें, इतना रैपिड वेट लॉस होगा और हेल्दी वेट लॉस होगा, अनहेल्दी ना कंसिडर किया जाए इसको। उसके अलावा जो डायबिटिक हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, अगेन लो कार्ब डाइट के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फिर जिनका फैटी लिवर है वो कर सकते हैं। उसके अलावा इवन कैंसर पेशेंट्स, अब कैंसर जैसी बीमारी अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग से ठीक हो सकती है तो इससे बड़ी क्या बात है। कैंसर पेशेंट्स के लिए बस ये होता है कि वो थोड़ी सी ना उनको कैलोरीज हम ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग और लो कार्ब डाइट के साथ इवन कैंसर तक ठीक हो जाता है। ये तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कार्सिनोमास की ना इसके ऊपर बात हो रही है कि जिसमें कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना अहम रोल प्ले करती है। एक सवाल जो देखने वालों के जहन में आ रहा होगा कि हो सकता है कि कमेंट्स में भी आए, तो मैं वीडियो में ही बता देता हूँ, सवाल भी मैं ही पूछ लेता हूँ, जवाब भी मैं ही दे देता हूँ कि एक्सरसाइज जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो किस वक्त करेंगे? फास्टिंग के दौरान करेंगे या फिर जो ईटिंग विंडो है उसके दौरान करनी चाहिए? तो इसमें अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग तो फिर तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो उसी दौरान होनी चाहिए कि जिस वक्त आप खा रहे हो। जैसे जैसे आप फास्टिंग के साथ यूज टू होते जाओगे, जितना जितना आप कीटोसिस के साथ यूज टू होते जाओगे
कीटोन्स के जरिए बॉडी एनर्जी ले रही होगी, आप बिल्कुल अडेप्ट कर चुके होगे, तो फिर आप फास्टिंग में एक्सरसाइज करें, उसके आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और एक और क्वेश्चन भी डॉक्टर वसीम आ सकता है कि सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं फास्टिंग में? फास्टिंग ब्रेक तो नहीं होती सप्लीमेंट्स लेने से, तो आप मल्टीविटामिन्स लें, आप इवन मैग्नीशियम पोटेशियम की सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को फिश ऑयल ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन विटामिन डी क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है तो उसको अपनी ईटिंग विंडो में ही, जब आपने मील ले लिया है तो उसके बाद आप ले फिश लीजिए, ऑयल भी अपने ईटिंग विंडो में उसमें आप ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि कहने की बात ये थी कि सप्लीमेंट लेने से फास्टिंग ब्रेक नहीं होती या आप कीटोसिस से बाहर नहीं बिल्कुल निकलते। ऐसी बात है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे और डॉक्टर आयजा को दुआ में याद रखिएगा। दोबारा जल्द हम लोग वीडियो लेके आएंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, तो देखते रहें। थैंक यू।